नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आज है 7 अक्टूबर 2022। आज मेरी प्यारी सी बहन कृति का जन्मदिन है और मैं आज दिन भर अपनी व्यस्तता के कारण उसको अभी तक विश भी नहीं कर पाया अच्छे से। तो मैं आप सभी के माध्यम से और इस YouTube के प्लेटफॉर्म से भी मैं कृति को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो अच्छे से पढ़ाई करे और आप सभी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। हम साथ मिल के अपने छोटी छोटी बाधाओं को दूर कर सकें। कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझसे पूछ सकें और मैं अपने इस करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको छोटी सी हेल्प एक कर सकूं, यही मेरा प्रयास है। एक बात जो मेरे मन में आ रही थी, मेरा जो पढ़ाने का तरीका था वो कभी भी इतना करंट ओरिएंटेड, फैक्चुअल या जानकारी देने वाला नहीं रहा था। इसलिए हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके जानकारी के साथ साथ कुछ डिस्कशन भी हम लोग करें, कुछ प्रीलिम्स के रिलेटेड डिस्कशन, पढ़ाई कैसे करनी है, कौन से स्टडी मटेरियल्स आप लोग को फॉलो करने हैं, ये बातें बीच में आएंगी। तो मेरे छोटे से अनुभव का लाभ आपको जरूर मिलेगा। और जो खासकर ऐसे लोग जो घर में रह के तैयारी करते हैं, जिनके पास कोई कोचिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक मॉरल बूस्टिंग, एक गाइडेंस वाली, एक दिशा प्रदान करने वाली बात हम लोग आने वाले समय में करते रहेंगे। चलिए आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। आज का दिनांक है 7 अक्टूबर 2022। तो एक न्यूज आई है, आकर्षि कश्यप जो छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी है, नेशनल गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराया है? आकर्षि कश्यप ने। तो आकर्षि कश्यप, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, लगभग सभी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आकर्षि कश्यप ये हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बैडमिंटन की खिलाड़ी। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेशनल गेम्स में क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड जीता है, स्वर्ण जीता है। महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ को हराया है। मालविका बंसोड़ को हराया है। इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। में जो महत्वपूर्ण है वो आकर्षि कश्यप, ये नाम बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप। ठीक है, अगली न्यूज है, भारत और दक्षिण अफ्रीका का जो वनडे सीरीज चल रहा है उसमें दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले वनडे में 9 रन से हरा दिया। इसके अतिरिक्त अभी प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट होने वाली है ना। तो 3 खबर मैं आपको स्पोर्ट्स से बताया। पहला तो आकर्षि कश्यप ने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरा, भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 रन से हरा दिया। अब ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं आपको ये पूछेगा कि किस दिन प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुआ, लेकिन हमको इन चीजों को फॉलो करते चलना है। सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ लें या यूट्यूब में थोड़ा 5 मिनट का वीडियो देख लें, कोई न्यूज देखते हुए चले, तो कभी भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि T20 वर्ल्ड T20 लीग इसका विजेता कौन था, आईपीएल में पर्पल कैप किसको मिली। तो जब आप इन न्यूज को फॉलो करते रहेंगे तो आपको ये चीजें दिमाग में रहेंगी। जैसे प्रो कबड्डी लीग है तो भाई उसका जो विजेता होगा, विनर होगा, उसको जरूर फॉलो करते रहेंगे कि किसने अल्टीमेटली प्रो कबड्डी लीग जीती। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है, अगली खबर में चलते हैं। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, एक रिपोर्ट आई है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। नाम से समझ में आ रहा है, गरीबी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी मतलब असमानता। तो गरीबी और असमानता के ऊपर ये रिपोर्ट है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इस रिपोर्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे, केवल ये जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद जो हालात उपजे हैं उसमें ये डिस्कशन फिर से शुरू हुआ है कि गरीबी और ज्यादा, गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, भूखमरी और सभी देशों में बढ़ते जा रही है। कोरोना के अलावा ऐसे कौन कौन से हालात हैं जो गरीबी को बढ़ा रहे हैं, असमानता को बढ़ा रहे हैं? रूस यूक्रेन का युद्ध है, जलवायु संकट है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, और एक क्या है, ऑटोमेशन है। सब चीजें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, रोजगार के अवसर जो है छोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसे जो मामले हैं, ऐसे मामलों में प्रमुख रूप से रिपोर्ट पब्लिश करने वाली एजेंसी के बारे में अपन बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की रिपोर्ट होती है मानव विकास रिपोर्ट, HDI। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट
इसी को बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको जारी करने वाला है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डीपी मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगली रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है, ठीक है। एक है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक दो संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं, यूएनडीपी और ओपीएचआई, ठीक है। इसमें से यूएनडीपी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी अभी 2-3 साल से कई बार इसकी चर्चा होती है ना। अब अगला है वैश्विक निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है एक संस्था है अंकटाड, यूएनसीटीएडी, ठीक है, इसको बोलते हैं अंकटाड, ठीक है, अंकटाड या यूएनसीटीएडी, ठीक है। यहीं पर मैंने दो शब्द लिखा है, यूएनएचसीआर और यूएनएचआरसी। ये शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि न्यूज में अभी आया था ब्रिटेन में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, उनके खिलाफ ब्रिटेन में आवाज उठनी शुरू हो गई है। प्रवासी का मतलब क्या है? मैं उस दिन आप लोगों से चर्चा किया था। प्रवासी वो होता है जो कम समय के लिए, एक छोटे समय के लिए किसी जगह पर गया है, वो प्रवासी होता है। और अप्रवासी क्या होता है? अप्रवासी वो व्यक्ति है जो एक लंबे समय के लिए अपना स्थान छोड़ के दूसरे जगह पर चले गया है। जैसे जो 3-4 पीढ़ी से अमेरिका में सेटल है, वो अप्रवासी भारतीय हैं। और जो अभी गूगल में नौकरी पाया, आईआईटी बॉम्बे से निकलने के बाद गूगल में नौकरी पाया, वहां कुछ समय से सेटल है, वो क्या है? प्रवासी भारतीय है। तो ये प्रवासियों की समस्या, इन्हीं प्रवासियों में से कुछ क्या होते हैं? प्रवास कई तरीके से हो सकता है। भाई मेरे को मन है, मैं जॉब पाया और अमेरिका चले गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरे देश में युद्ध हो गया, मेरे देश में आतंकवाद, बम गिर रहे मेरे देश में, मैं फिलिस्तीन का नागरिक हूं, मैं सीरिया का नागरिक हूं, मैं अफगानिस्तान का नागरिक हूं, मुझे मजबूरन अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, या मैं म्यांमार का रोहिंग्या व्यक्ति हूं, तो ऐसी स्थिति कहलाती है शरणार्थी। क्या कहलाती है? शरणार्थी। तो शरणार्थियों की समस्या पहली बार बड़े रूप में कब देखने को मिली? जब इजराइल का निर्माण हुआ 1948 में, जब फिलिस्तीन और इजराइल की कहानी शुरू हुई। पूरी कहानी कभी और डिस्कस करेंगे। आपको यह पता होगा कि इजराइल एक जूइश देश है, ठीक है, एक यहूदी राष्ट्र है। उसका निर्माण भारत की आजादी के बाद किया गया था। तो वहां पर जब इजराइल का निर्माण हुआ तो फिलिस्तीन के कुछ लोगों के ऊपर रिफ्यूजी संकट आया, शरणार्थी संकट आया। तो ये रिफ्यूजी या शरणार्थी लोग के लिए एक कमीशन बना, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। तो ये जितने प्रकार के शरणार्थी हैं उनसे डील करता है। वही एक ऐसी नाम की संस्था है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन का विरोध करता है, लेकिन चीन में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पे मौन रहता है, ठीक है। तो यूएनएचआरसी, इसके लिए इसकी आजकल आलोचना भी होती है। तो ये एचआरसी जो आएगा वो मानवाधिकार से संबंधित है, और एचसीआर जो आएगा वो शरणार्थी संकट से संबंधित है। एक न्यूज आई है अभी, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोग जम के पराली जला रहे हैं। पराली का मतलब होता है फसल काटने के बाद जो पैरा रखा जाता है उसको पराली बोलते हैं, या जो फसल के बाद जो खेतों में छूट जाता है ना उसका ठूंठ, उसको भी पराली बोल सकते हैं। अब उस पराली का कोई यूज नहीं है क्योंकि वो तो बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन से कटा हुआ है, ठीक है। हार्वेस्टर मशीन से काटने से क्या होता है कि वो उसमें ऑयल वगैरह लग जाता है, पशु भी उस पैरा वगैरह को खाते नहीं बचे हुए को, ठीक है। तो क्या होता है कि उस पराली को, और वैसे भी 2 फसली क्षेत्र है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि जैसी फसल हुई तुरंत उसको जला दिए, जलाने के बाद फिर दूसरी फसल ले लेते हैं। तो पराली जलने से क्या होता है, उसका धुआं उठता है, और धुआं उठता है तो सभी तरफ से धुआं उठ के कहां आ जाता है? दिल्ली में आ जाता है, ठीक है। ये दिल्ली है, और दिल्ली का मौसम कुछ ऐसा है कि हर जगह से हवा कहां आ जाती है? दिल्ली में आ जाती है। तो दिल्ली में आने के बाद यहाँ क्या जम जाता है? यहाँ पर धुंध हो जाता है, स्मॉग,
आप लोग को 2-3 साल पहले की एक घटना याद होगी, श्रीलंका की टीम भारत आई हुई थी, उसने मैच के दौरान मास्क लगा लिया था क्योंकि इतना ज्यादा उसने बोला कि इतना ज्यादा स्मॉग है। ठीक है, आप दिल्ली अगर गए होंगे पिछले कुछ सालों में तो कोविड के पहले खासकर आपने अनुभव किया होगा कि वहां अगर आप खुली हवा में सांस लेंगे तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये स्मॉग है। थोड़ा सा स्मॉग की कहानी देख लेते हैं अपन। स्मॉग क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है स्मॉग। ठीक है, SMOG। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं धूम्र। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है स्मोक प्लस फॉग। जब किसी स्थान पर कोहरा जमा हुआ है और वहां पर धुआं, एक विशेष प्रकार का धुआं आके जम जाए और वो धुआं एक धुंध के रूप में लंबे समय तक वहां जमे रहे, तो वो कहलाता है स्मॉग। ठीक है, स्मॉग कई प्रकार का हो सकता है। भाई कोहरा है, कोहरा में क्या होगा? कोहरा में क्या है? छोटे छोटे कण हैं, उसी कण में धुआं धुंध मिल गया तो कोहरे के कारण वहीं पर सेटल हो जाएगा। वो हवा भी नहीं चल रही है तो वहीं रुक जाएगा, धुंध हो जाएगा। ठीक है, अब उस धुंध का एक प्रकार है फोटोकेमिकल स्मॉग, इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धूम्र। ठीक है, तो ये प्रकाश रासायनिक धूम्र या फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में फोटोकेमिकल स्मॉग देखने को मिला था, जिसमें 12,000 लोगों की मौत हो गई थी। लंदन में जो स्मॉग आया था उसमें कितने लोगों की मौत हो गई थी? 12,000 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में? आइए समझने का प्रयास करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है सूर्य की रोशनी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिलते हैं? जब आप कोयला जलाओगे। ठीक है, कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कोयले के जलाने से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। ठीक है, वाष्पशील ऑर्गेनिक पदार्थ। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोयले के जलाने से निकल गया क्या? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है? NO2, N2O, ठीक है, NO। तो ये सब निकलते हैं वाहनों से, व्हीकल्स से। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल जाएंगे गाड़ियों से, वाहनों से। ये VOC मिल जाएगा आपको कोयला जलाने से। ठीक है, ईंधन जलाने से, कोयला जलाने से ये मिल जाएगा आपको। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक, क्योंकि ये सीधे सीधे हमको किसी स्रोत से मिल जाते हैं। ऐसा प्रदूषक जो सीधे किसी स्रोत से मिल जाता है वो कहलाता है प्राथमिक प्रदूषक। इसका पता चल गया आपको कि गाड़ी से मिल रहा है, ये मिल रहा है कोयला जलाने से। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होने के बाद एक अलग प्रकार का प्रदूषक बना लेंगे, उसको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। जैसे पेन, ठीक है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ये पेन, ये क्या है? सेकेंडरी है, मतलब द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है, क्योंकि ये प्राथमिक से मिलकर बन रहा है द्वितीयक प्रदूषक। अब ये पेन है और ओजोन है, यही वास्तव में फोटोकेमिकल स्मॉग का सबसे खतरनाक एलिमेंट है, ओजोन। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बना लेता है ऑक्सीजन। और वो कैसा ऑक्सीजन? रेडिकल ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। ज्यादा मतलब जटिल करके नहीं समझना है अपने को, सरल तरीके से समझने का प्रयास करना है। ओजोन को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओजोन हमारे पर्यावरण को बचाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ओजोन के कारण ही सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी में नहीं आ पाती हैं। लेकिन ओजोन कहां पर है ये महत्वपूर्ण है। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है अच्छी ओजोन, जो होती है समताप मंडल में। कहां होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। और एक होती है बुरी ओजोन, जो होती है ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में। मतलब हम लोग जो है वो क्षोभ मंडल है ना, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर तो सबसे नीचे की सतह, यहां जो होगी वो कैसी होगी? बुरी ओजोन। और जो समताप मंडल में होगी वो क्या होगी? अच्छी ओजोन। तो यहां पर कैसे ओजोन बन जाती है? तो ये NO2 मान लेते हैं निकला। ठीक है, अब NO2 को मिल गई सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी में ये बना लेगा NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, या रेडिकल ऑक्सीजन, खुला एक ऑक्सीजन। सामान्यतः ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। अब ये O2 से रिएक्ट कर जाएगा, ये जो
एक ऑक्सीजन है, ये O2 मतलब ऑक्सीजन के अणु से रिएक्ट कर जाएगा और ये बना लेगा O3। ठीक है, अब इसमें दो चीज हुआ, आपके पर्यावरण में O2 की मात्रा कम हो गई और O3 की मात्रा बढ़ गई। अब आप जो सांस लोगे उसमें ऑक्सीजन की जगह क्या जाएगा, O3 जाएगा। ठीक है, और O3 के जाने से आपको कई प्रकार की ब्रीदिंग की समस्या, कई प्रकार के फेफड़ों की समस्या, आंख में इरिटेशन, हार्ट की समस्या, अनेक समस्याएं आएंगी। इन्हीं सब कारणों से केवल 4 दिन के लंदन के स्मॉग में 12,000 लोगों की मौतें हो गई थी। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज के करंट अफेयर्स का। आज हमारे पास टॉपिक कम थे इसलिए थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।